जी दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का पार्ट नंबर 2। पार्ट संख्या 1 में हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के थोड़े से प्रकाश से लेकर के पूर्णतः उत्खनन तक की बातें की थी। उत्खनन की बातें की और उसमें भी हमने लोथल तक पढ़ लिया था। कहाँ तक पढ़ लिया था? लोथल गुजरात तक पढ़ लिया था, जिसमें हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सारी डिटेलें देखी थी। हड़प्पा की देखी थी, मोहनजोदड़ो की देखी थी, सर जॉन मार्शल की देखी थी, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा में क्या क्या मिला, किस प्रकार से घर बने थे, किस प्रकार से वहाँ लोगों के रहने की व्यवस्था थी, वो सारा देखा। लोथल में क्या मिला वो भी देखा था। तो लोथल तक हम पढ़ चुके थे। लोथल से आगे पढ़ना है तो थोड़ा सा लोथल का है, देख लीजिए कि लोथल मैंने बताया था कि गुजरात में है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। वर्तमान भोगवा नदी के किनारे है। उत्खननकर्ता एसआर राव थे। वैसे भी पूछ सकते हैं आपको कि मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन थे, तो आपको बताना है दयाराम साहनी थे। पूछ सकता है हड़प्पा के तो मोहनजोदड़ो के कौन थे, तो आप राखलदास बनर्जी, और हड़प्पा का पूछे तो दयाराम साहनी। इनको उस समय जब उत्खनन हो रहा था तो उस समय हमारे एएसआई भारतीय पुरातात्विक विभाग है, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे। ये बातें हमने नोट की थी। और नोट की मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका दिया, तो उस मौके के दौरान शायद आपने स्क्रीनशॉट लिए होंगे, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। हमने देखा था कि लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे उत्खननकर्ता एसआर राव अर्थात रंगनाथ राव। यहाँ ये एक व्यापारिक नगर था। क्यों? यहाँ पर गोदीवाड़े के अवशेष मिले, यानी जहाँ जहाज़ें रोकी जा सके, आराम से माल को उतारा और चढ़ाया जा सके, वो अगर अवशेष मिले, निशान मिले, इसलिए ये क्या था? एक प्रकार से व्यापारिक नगर था। विदेशों के साथ यहाँ से व्यापार होता था। यहाँ से गोदीवाड़ा यानी गोदीवाड़ा के अवशेष मिले, जहाँ पर जहाज़ों को इस तरह रोकने के रूप में देखा जाता है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी कृति है कि कहीं पर गोदीवाड़े के अवशेष मिले, अर्थात जहाज़ों को रोकने के लिए जो स्थान के अवशेष मिले वो यहाँ पर मिले। कहाँ पर? लोथल गुजरात में। मैंने बताया था कि यहाँ चावल के अवशेष मिले, यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। थोड़ा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि ये, तो हमने यहाँ तक तो आराम से देखा था। हमने क्या किया था? यहाँ तक आराम से देखा था। उसके बाद क्या क्या प्रोसेस हुआ उसके बारे में पढ़ना है। ये आपने देख लिया, मनके बनाने के कारखाने, चावल के अवशेष, फारस की मोर जो गोलाकार थी या बटन नुमा घोड़ी की मण मूर्ति मिली है, चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, और घरों के दरवाजे एकमात्र अपवाद है, घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते हैं। बाकी आप देखोगे सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किसी भी स्थान से ऐसा नहीं पाया गया है कि किसी भी स्थान के जो घर थे उनका दरवाज़ा, मुख्य सड़क पर खुले, नहीं, वो पीछे गली में खुलते थे या मुख्य मार्ग के विपरीत खुलते थे। लेकिन ये एक अपवाद है। अपवाद भाइयों हिंदी में भी है, और अपवाद जो चीज़ें होती है ना, हमेशा वही टपकती है क्वेश्चन मार्क कहाँ पर? परीक्षा में। क्यों? अपवाद क्या है वो ध्यान में रखना। तो ये क्या? एकमात्र अपवाद है, केवल एकमात्र ये थी। तो इससे आगे देखना है हमें ये क्या? धोलावीरा। ये लीजिए, थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं, बिल्कुल ये धोलावीरा, ये धोलावीरा देखना है। तो धोलावीरा भी कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान में स्थिति है गुजरात की। उत्खनन करता थे रविंदर सिंह बिष्ट। कौन थे? रविंदर सिंह बिष्ट। ये शहर किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। एकमात्र अपवाद है धोलावीरा जो किसी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। ये शहर 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। बाकी आपको 2 ही मिलेंगे, एक पूर्व और एक पश्चिम, एक उच्च और एक निम्न। तो इसमें क्या है? पूर्व भाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। इससे आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये लीजिए, यहाँ से एक नहीं बल्कि 16
16 कृत्रिम जलाशय भी मिलते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। कितने मिलते हैं? 16 कृत्रिम जलाशय। इसके बाद आगे चलते हैं तो ये लीजिए, इसके बाद आगे ये धोलावीरा है भैया, यहाँ से काफ़ी चीज़ें मिलेंगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा टेक्निकल एरर है, कोई बात नहीं, ये क्या है, हाथ लगते ही वापस वहीं पर चले जाता है। कहाँ पर? जहाँ से बस ये कहाँ, ये लीजिए, है ना, ये यहाँ से था, है ना। तो ये देखिए कि यहाँ से क्या मिला है? स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो अभी देखा था हमने, कहाँ से मिले स्टेडियम के साक्ष्य? तो कहाँ से मिले बताइए, देखिए धोलावीरा से। कहाँ से मिले हैं? धोलावीरा से। कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात में। कहाँ पर है वर्तमान में? गुजरात में। किस नदी के किनारे है? बिल्कुल नील है, किसी भी नदी के किनारे नहीं है। और यहाँ पर सूचना पट मिला है, जो क्या है? पुलिस युक्त था, सूचना पट, समझ गए आपने? कॉलेज स्कूल के आगे एक सूचना पट या सूचना से संबंधित बोर्ड देखा होगा, जहाँ पर सूचनाएं अंकित होती है अलग अलग दिन की, हर दिन की। इसके बाद इसमें ज़्यादा क्या है? ज़्यादा इतना ही ध्यान देना है कि यहाँ से मुख्यतः क्या मिला है? एक तो स्टेडियम के साक्ष्य मिले, ये किसी भी नदी के किनारे नहीं, ये 3 भागों में, पूर्व, पश्चिम और मध्यम भाग में विभाजित है। इस प्रकार से थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद है ये छोटे छोटे हैं। क्या है? ये छोटे छोटे क्यों हैं? क्योंकि इनका ज़्यादा कोई महत्व नहीं, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन इनकी जो अपवाद स्वरूप बातें होती है वो ध्यान में रखना है, बस, बाकी ध्यान में रखने योग्य बातें नहीं है। थोड़ा आगे लेते हैं। उसके बाद अगली सभ्यता का, जो इस सभ्यता का अगला स्थल है वो है, ये देखो थोड़ा और, है ना, बस करो, बस ये लीजिए, शायद आराम से दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद है चूहंदड़ो, ये लीजिए, स्थित कहाँ है? सिंध। वर्तमान कहाँ पर? पाकिस्तान में। उत्खननकर्ता कौन है? एन.जी. मजूमदार है। कौन है? एन.जी. मजूमदार। और इन एन.जी. मजूमदार की हत्या किसने की थी? तो हत्या इनकी डाकुओं ने क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। ये एक औद्योगिक नगरी थी। कैसी थी? व्यापारिक नगरी थी, औद्योगिक नगरी थी। हाँ, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है? प्राथमिक क्रियाओं को द्वितीयक क्रिया में बदला जाता था, अर्थात कच्चे माल को क्या किया जाता था? परिवर्तन करके उच्च गुणवत्ता वाला बनाया जाता था। मन के बनाने के कारखाने भी यहाँ से मिले। कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पैरों के निशान मिले, यानी ऐसा अनुमान लगाया गया शायद एक कुत्ता था जो बिल्ली का पीछा कर रहा है। वो तो उनकी क्या परंपरा है, जो काम भगवान ने सौंप रखा है वो तो करना ही पड़ेगा, चाहे कुत्ता हो चाहे कोई भी हो। तो वो क्या कर रहे थे? कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए के कुछ पैरों के निशान मिले साक्ष्य के रूप में। अब देख लिए हमारे उत्खननकर्ता कितने अच्छे हैं कि किसी को नहीं छोड़ते हैं, जो कुछ मिला वो आपको बता दिया। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें इतनी थी। तो उसके बाद आपका एक और सभ्यता स्थल है जो क्या है? सुरकोटड़ा, अर्थात कुछ जगह सुरकोटदा भी लिखा होता है, स्थित वर्तमान गुजरात में। घोड़े की हड्डियाँ मिली है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या मिली है? घोड़े की हड्डियाँ मिली, ये ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े का, यानी सिंधु घाटी के जो सभ्यता है उसके जो लोग हैं उनको किसका ज्ञान नहीं था? घोड़े का। घोड़े का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ पर, कहाँ पर? अपवाद स्वरूप सुरकोटड़ा में क्या मिली है? घोड़े की हड्डियाँ मिली है। तो इस प्रकार से ये ध्यान में रखना है कि घोड़े की हड्डियाँ कहाँ मिली है? सुरकोटड़ा कहाँ पर? गुजरात में। वर्तमान कहाँ पर है? गुजरात में। तो इसके बाद हम आगे लेते हैं, ये लीजिए, आगे है कुनाल। क्या है? आगे वाली सभ्यता स्थल है कुनाल। कौन सा? कुनाल। कुनाल कहाँ पर पड़ता है वर्तमान में? तो कुनाल हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पर? हरियाणा में। चांदी के 2 मुकुट मिले। क्या मिले हैं? चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। उसके बाद ये छोटी सी सभ्यता, इसका ज़्यादा कोई महत्व नहीं है। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है देमाबाद। हमने सर्वप्रथम जब देखा था कि मांडा जम्मू कश्मीर, कहाँ से? मांडा जम्मू कश्मीर से लेकर के दक्षिण में देमाबाद। देमाबाद कहाँ पर है?
महाराष्ट्र में, MH महाराष्ट्र में। कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो यही देमाबाद है। यहाँ से धातु का रत्न मिला है। क्या मिला है? धातु का रत्न मिला है। केवल धातु का रत्न है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है, ध्यान में रखना है। तो उसके बाद हम थोड़े आगे चलते हैं। हाँ, थोड़े आगे चलते हैं, इसलिए ये मिटा देते हैं। ये लीजिए। उसके बाद देमाबाद के बाद रोजदी। क्या है? रोजदी कहाँ पर पड़ती है? रोजदी गुजरात में। हाथी के साक्ष्य मिले। क्या मिले? हाथी के साक्ष्य, जबकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद रोपड़। रोपड़ कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में। मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो रोपड़ पंजाब से मिले। कहाँ से मिले? रोपड़ पंजाब से। यही मुख्य बात है यहाँ की। क्या है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाने के साक्ष्य मिले, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है हमारे, ये लीजिए कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम की दृष्टि से। ये लीजिए, ये लो कालीबंगा। कालीबंगा काली चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कालीबंगा क्यों प्रसिद्ध है? तो काली चूड़ियों के लिए। कालीबंगा का अर्थ भी यही होता है कि कालीबंगा का मतलब काली चूड़ियाँ, ये ध्यान में रखना है। इसकी मुख्य विशेषता देखो, एक खोपड़ी जिसमें 6 छेद किए गए। कितने छेद? 6 छेद, अर्थात इन लोगों को चिकित्सा का ज्ञान भी था। ये कालीबंगा से मिला है कि एक खोपड़ी है, उसमें 6 छिद्र है। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसा उपचार किया गया है। आगे ये मेंस में आ चुका है ना। तो नगर नियोजन, ये विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा में देखा जाए तो विश्व की प्रथम नगरीय जो सभ्यता है वो ये मानी जाती है। और ये अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए भी प्रसिद्ध है। अर्थात जो नगर बनाने का, यानी बनाने का जो स्वरूप है, प्रारूप है, वो विश्व में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, सबसे ज़्यादा नियोजित बताया गया है। उसके बाद आगे ले लेते हैं थोड़ा। ये लीजिए, ले लिया। ये विश्व या ये अपनी विशिष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। इनके नगर 2 भागों में बंटे होते थे। कितने भागों में? 2 भागों में। अर्थात पहला पूर्वी भाग, ये आवासीय भाग होता था। क्या होता था? आवासीय, जहाँ लोग क्या करते थे? निवास करते थे। और पश्चिमी भाग, ये हिस्सा दुर्गीकृत होता था और ऊंचे स्थान पर स्थित होता था। कहाँ पर होता था? ऊंचे स्थान पर। अर्थात ये इससे क्या है, पूर्वी भाग की रक्षा के लिए पश्चिमी भाग बनाया गया था, जो दुर्गीकृत होता था, ताकि क्या है, दुश्मन राजा की सेना है वो आराम से न आ सके। ये लीजिए, कर देते हैं इसको भी। कर दिया ये। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चले ठीक, यहाँ से ही देखना है। सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी चौराया। सड़क एक दूसरे को क्या काटती थी? एकदम समकोण पर। कैसे? समकोण पर। शहर ग्रिड पैटर्न पर बसे हुए होते थे, यानी ग्रिड शैली एक प्रकार से निश्चित। शहर की आकृति कैसी थी? ग्रिड शैली जैसी। घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुले थे या नहीं खुलते थे, केवल एक लोथल को, गुजरात को छोड़ करके, और कहीं भी ऐसा नहीं है। वो लोथल एक केवल अपवाद के रूप में नहीं खुलते थे, लोथल को छोड़ करके, है ना। लोथल को छोड़ दो, अपवाद ये दिया हुआ है। क्या है? लोथल। एक घर में सामान्यतः 3 या 4 कक्ष, रसोई, आंगन होता था। उन्हें सीढ़ियाँ या फिर उनको खुद को सीढ़ियों का भी क्या था? ज्ञान था। कुछ घरों में कुत्तों के साक्ष्य मिलते हैं, कुछ घरों में कुछ घरों में कुत्तों के साक्ष्य कहाँ पर मिले? कुत्ते को मनुष्य के साथ दफनाने के केवल और रोपड़ पंजाब में मिले। बाकी ये क्या है? कुएं है ना। मैंने कुत्ता पढ़ लिया, कोई बात नहीं, ये कुआं है। कुओं के साक्ष्य भी मिले, जिनके कारण क्या? पेयजल की पूर्ति की जा सके। आज हम कुएं बना रहे हैं, कह रहे हैं हमने वो कर लिया, ये सारा काम हमारे लोग पहले कर चुके हैं। ये लोग, कुछ घरों में कुएं के साक्ष्य मिले। उसके आगे देखते हैं। रुक जा भाई। मोहनजोदड़ो से लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए। मोहनजोदड़ो से कितने कुएं प्राप्त हुए हैं? 700 कुएं। इन नगरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी।
जल निकासी के लिए भी कैसी व्यवस्था थी, अति उत्तम व्यवस्था थी। मुख्य मार्ग पर नालियों को साफ करने के लिए मेन होल होते थे, जैसे गटर के अलग अलग भाग खुले होते हैं थोड़े थोड़े, जहाँ से सफाई की जा सकते, वैसे ही वहाँ पर थी। नालियों को ईंटों से ढका जाता था, नालियों को क्या पक्की ईंटों से ढका जाता था। इसीलिए तो कराची से लाहौर तक जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो अंदर से ईंटें निकल रही थी, है ना। सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। कैसी ईंटों का? पक्के ईंटों का। बर्तन बंधु थे, वो पूछ रहे थे कि भैया यहाँ पर पक्की ईंटें मिलेगी? अरे बहुत पक्की मिलने वाली है। ईंटों का आकार कैसा था? 4x2x1 होता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्क्रीनशॉट लो तो बरोबर लेते रहना। ये थोड़ा आगे ले लेते हैं, अच्छे नोट से। इसलिए अब देखते हैं कालीबंगा की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। राजनीतिक स्थिति में जानकारी का अभाव है, ज़्यादा जानकारी है नहीं, ऐसे अनुमान लगाए गए हैं केवल। संभवतः या पुरोहित वर्ग के पास शासन रहा होगा। किसके पास? पुरोहित वर्ग के पास। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, यानी ज़्यादा इसका ज्ञान नहीं है। तो क्या है? पुरोहित वर्ग को क्या उच्च दर्जा था। आगे देखते हैं सामाजिक स्थिति कैसी थी, है ना। तो ये लीजिए सामाजिक स्थिति, अर्थात वो कैसा था। तो ये सामाजिक स्थिति बताती है कि यहाँ के शेर, यहाँ के लोग मात्र सत्तात्मक थे, संयुक्त परिवार में रहते थे। कैसा परिवार था? एकल परिवार नहीं था। कैसा था? संयुक्त परिवार, जहाँ पर घर के क्या बड़े बुजुर्ग, दादा दादी से लेकर के पड़पोता तक साथ में रहते थे। आजकल वर्तमान में क्या है, ज़्यादा डिजिटल, जैसे जैसे ज़्यादा डिजिटल होता जा रहा है, धीरे धीरे एकल परिवार में बदल रहे हैं। कह रहे हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, फिर वो बड़े बुजुर्गों वाले संस्कार कहाँ से आएंगे? छोटा परिवार सुखी परिवार ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में रहने का मज़ा अलग ही है। समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था। समाज है वो संभवतः कितने भागों में विभाजित था? 4 भागों में विभाजित था। तो क्या है, मेरी मानो और मेरी राय के अनुसार तो यही है कि संयुक्त परिवार है वो सबसे अच्छा परिवार है। आगे देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं। इसमें देखिए अलग अलग थे कि पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग, ये क्या थे? व्यक्तियों के अलग अलग वर्ग बंटे हुए थे जिसमें कार्य करने के लिए। उसमें बड़ी मात्रा में मात्र देवियों की क्या मिली है? यहाँ से मूर्तियाँ मिली है। क्या मिली है? मूर्तियाँ मिली है। और ये शांति प्रिय लोग थे, क्योंकि अत्यंत कम मात्रा में क्या मिले हैं? हथियार। हथियार बिल्कुल नए के समान मिले, केवल शिकार से संबंधित थोड़े बहुत हथियार मिले। पुरुष एवं महिला श्रृंगार करते थे और ये जावरात भी पहनते थे, यानी जो गहने जेवर होते हैं वो पहनते थे। पुरुष और महिला दोनों ही क्या करते थे? श्रृंगार करते थे, श्रृंगार करते थे दोनों ही, है ना। को लड़ा लूँ, जिसके पास जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा श्रृंगार करता था। अच्छी बात है, पुरुषों को भी उस समय श्रृंगार करने का अवसर प्रदान था। वर्तमान में पुरुष क्या कर रहा है? हाँ, मेहनत कर रहा है, श्रृंगार को छोड़ दो, भूल जाओ। लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही थे। आजकल लोग क्या है? शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वहारी है ना। ये बात ध्यान में रखना। उस समय की बात बताई गई है, कुछ एक शाकाहारी थे, कुछ एक मांसाहारी थे, लेकिन आजकल क्या है, एक बीच का और निकल गया, सर्वहारी, कुछ भी आए जाए, है ना। शतरंज एवं मुर्गे की लड़ाई इनके लिए प्रिय खेल था। शतरंज और मुर्गों को आपस में लड़ाना प्रिय खेल था। अंतिम संस्कार की 3 प्रकार की जो विधियाँ हैं वो प्रचलन में थी। 3 प्रकार से अंतिम दहन किया जाता था, यानी अंतिम संस्कार किया जाता था। पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार, है ना। आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार, ये 3 प्रकार की पद्धतियाँ थी। ये आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, अर्थात जादू टोनों में भी ये विश्वास करते थे। आत्मा, परमात्मा और पुनर्जन्म में भी ये विश्वास करते थे। लोथल में 3 व कालीबंगा में 1 युग्मित समाधान मिलता है। युग्मित यानी 2 आदमियों का साथ में भी समाधान, अर्थात 2 लोगों को साथ में दफनाने का भी प्रमाण मिला है।
थोड़ा और आगे चलते हैं, क्या कहते हैं देखते हैं। ये लीजिए, अब है कालीबंगा की या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की जो धार्मिक नीति है उसके बारे में। कैसी नीति? धार्मिक नीति। ये लीजिए, धार्मिक नीति क्या कहती है? प्राकृतिक के बहुदेवादवाद में विश्वास करते थे, प्रकृति को पूजते थे, अलग अलग देवता है इसमें ये विश्वास करते थे। पुरुष व महिला देवताओं को पूजते थे। क्या करते थे? देवताओं को पूजते थे, प्रकृति को भी पूजते थे। इस काल में देवताओं की मूर्तियां मिली है, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ उस समय नहीं हुए थे। ये अंधविश्वासी भी थे। ये क्या करते थे? जादू टोनों में भी विश्वास करते थे। ये अंधविश्वासी भी थे। थोड़ा और आगे देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना है आपका, समय में बातों को ऐसे उलझा करके समय बर्बाद नहीं करना है। थोड़ा ये देख लीजिए, मैंने कहा था ना, ये क्या करते थे? ये जादू टोनों और टोटकों में क्या करते थे? विश्वास करते थे, यानी अंधविश्वासी थे कुल मिलाकर। इससे आगे चलते हैं, ये लीजिए आगे आगे, अरे बाबा आगे आगे क्या ये ना, ये लीजिए कोई बात नहीं। आगे है, ये जादू टोनों में विश्वास करने के बाद बलि प्रथा में विश्वास करते थे। उसके बाद कालीबंगा से हवन कुंड मिले। क्या है? देवताओं तक अपनी बात पहुंचाने के लिए क्या है? पुरोहितों द्वारा हवन किया जाता था। ये वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा व योनि पूजा में क्या करते थे? विश्वास करते थे। इन्हें ध्यान और योग का ज्ञान था। ये ध्यान मग्न होते थे, लीन होते थे। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर आद शिवा यानी आग शिवा का चित्र मिलता है। और सर जॉन मार्शल है ना, सर जॉन मार्शल 1920-21 के वहाँ के समय उनको खुदाई के समय क्या मिले? ये मोहर मिली जिस पर भगवान शिव की आकृति है। उन्हें पशुपतिनाथ कहा है। किसने कहा पशुपतिनाथ? सर जॉन मार्शल ने कहा है। ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। केवल इम्पोर्टेंट बातों का हम अध्ययन करेंगे, बाकी अन्य बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, है ना। अंधविश्वास नहीं करना है। अंधविश्वास पढ़े लिखे लोगों के लिए सही नहीं है। आगे आर्थिक स्थिति कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो देखनी है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। कैसी थी? कृषि आधारित। अधिकांश थे या अधिशेष उत्पादन होता था जिसे बड़े बाजारों शहरों में बेचा जाता था। और इसमें कौन कौन सी फसलों का? पहला गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी प्रमुख फसलें थी। ये कौन कौन सी मुख्य फसलें थी? तो गेहूँ, सरसों, चना, मटर। इन्हें चावल एवं बाजरे का ज्ञान है नहीं था। चावल और बाजरे का ज्ञान है कहते हैं नहीं था। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं और रंगपुर से चावल की भूसी मिली है ना। ये ध्यान में रखना है। रंगपुर से चावल की भूसी मिलती है और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले, लेकिन इनको क्या है? चावल का पूर्णतः ज्ञान है नहीं था। रंगपुर उत्तर हड़प्पा का स्थल है, उत्तरी हड़प्पा का स्थल है। ये भी ध्यान में रखना है। ये लीजिए, थोड़ा आगे ले लेते हैं। यस, यहाँ से देखते हैं। सोतुरगई यानी अफगानिस्तान में वर्तमान में से नहरों के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? नहरों के। धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिले। आपने पढ़ा होगा धोलावीरा गुजरात किसी भी नदी के किनारे भी नहीं था, लेकिन जलाशय के साक्ष्य मिले। ये पशुपालन भी करते थे। पशुपालन में मुख्यतः गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता एवं बिल्ली इनके प्रिय पशु थे। इसके बाद आगे देखते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेनी है, केवल ये नोट्स है तो नोट्स के हिसाब से फटाफट। ये किन किन से परिचित नहीं थे? तो ये क्या है? ऊंट, घोड़ा, हाथी से परिचित भी नहीं थे। विदेशी व्यापार यहाँ पर होता था। सारगोन अभिलेख में जो क्या मध्य एशिया में सिंधु घाटी सभ्यता को मलुहा कहा गया है। किस सभ्यता में, किस सभ्यता को मलुहा कहा गया है? तो सिंधु घाटी। किस अभिलेख में? सारगोन अभिलेख जो मध्य एशिया में। मलुहा नाविकों का देश था या देश है।
मलवा हाजी पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। मलवा क्या है? हाजी पक्षी के लिए भी प्रसिद्ध है। और सारगोन अभिलेख में कपास को सीडन कहा गया है। कपास को क्या कहा गया है? सीडन। कपास की विश्व में प्रथम खेती भारत में हुई थी। सीडन है ना, वाइट गोल्ड, ये सारी क्या है? कपास के ही नाम है। लेकिन क्या है, इसकी खेती का जो सर्वप्रथम अगर किसी ने काम किया तो वो क्या है, कहाँ से है? यानी भारत की देन है, हिंदुस्तान की देन है, इंडिया की देन है। इससे थोड़ा आगे चलते हैं। ये लीजिए, दिलमुन यानी बहरीन व माकन ओमान मध्यस्थ तक कार्य करते थे। बीच का कार्य, मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन क्या है? नहीं था। वस्तु विनिमय होता था, है ना। कोई वस्तु आप लो तो बदले में कोई दूसरी वस्तु देनी होगी। वस्तु का अदला बदला, वस्तु का आदान प्रदान ही उस समय विनिमय का साधन था। ये सोने चांदी का प्रयोग भी करते थे। लोहे से ये परिचित नहीं थे। लोहे से ज़्यादातर ये क्या परिचित नहीं थे। तांबा टिन बराबर ये क्या बनाते थे? कांस्य। बालाघाट या बालाकोट, है ना, पाकिस्तान से शंख उद्योग के अवशेष मिले। किस उद्योग के? शंख उद्योग के। किसके अवशेष मिले हैं? शंख उद्योग के अवशेष मिले हैं। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, थोड़ा आगे लेते हैं। ये लो, अब इनकी लिपि पढ़नी है। कैसी लिपि? क्या पढ़नी है? लिपि पढ़नी है। ये भैया रजा है यहाँ पर। लिपि का ज्ञान नहीं, ज्ञान था इनको क्या है? लिपि का ज्ञान था। ये भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? भाव व्यक्त करने वाली, भाव चित्रात्मक। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि को क्या कहा जाता है? गोमूत्राक्षर लिपि। इसमें क्या है? 375 से 400 भाव मिलते हैं। इतने भाव मिलते हैं। इसके बाद आगे का देखते हैं थोड़ा। ये लिपि कैसी थी? ये नोट से तो आप उतार लेना ना, ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी। केवल जो नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट बातें, वो आपको बता दी गई है। इसके बाद आगे चलते हैं 11 नंबर पर। इस लिपि का या फिर इस लिपि को अभी तक क्या है? पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं सिखाया गया है, या इसको अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है। मूर्तियाँ और मोहरों के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से 3 तरह की मूर्तियाँ मिली है। 3 तरह की क्या मिलती है? मूर्ति। पहली धातु की बनी होती है, वो पत्थर की, मिट्टी की अर्थात टेराकोटा, समझ गए? मिट्टी की बनी, जैसे चीनी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है जयपुर की जो मूर्तियाँ होती है। आगे देखते हैं थोड़ा बहुत। 3 तरह की मूर्तियाँ मिली है। पहली धातु की बनी मूर्ति मिली थी, आपको पता हो तो। आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो से क्या है? नर्तकी की मूर्ति मिली, और वो भी किससे बनी हुई है? धातु से बनी, जो नग्न मूर्ति थी। देमाबाद से धातु का रथ मिला है। मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति मिली थी। टेराकोटा की मातृ देवियों की मूर्तियाँ बहुत सारी मिली है। ज़्यादातर मोहरे सेलखड़ी की बनी होती थी। ज़्यादातर मोहरे चौकर हुआ करती थी, और मोहरे वस्तुओं की गुणवत्ता एवं व्यक्ति की पहचान की द्योतक होती थी। ये भी ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से ज़्यादा इसमें आपको टाइम नहीं लगाना है, केवल इनके बारे में थोड़ा थोड़ा नोट्स आपको बना दिए गए हैं, पढ़ लो, बस आपका काम हो जाएगा। ये लीजिए। हाँ, और मोहरों पर एक सिंगा यानी एक सरगी सबसे ज़्यादा है, और मोहनजोदड़ो व हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहरें प्राप्त होती है। कुब्बड़ वाला सांड इन मोहरों पर ज़्यादातर अंकित होता था। कैसा? कुब्बड़ वाला सांड अंकित होता था। इससे आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी, इंपॉर्टेंट जो बातें की गई है वही बातें करनी है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण है अब, है ना, ये ध्यान में रखना है। पतन के क्या क्या कारण थे, ये थोड़ी ध्यान रखने योग्य बातें है ना। बस ये लीजिए।
इम्पोर्टेंट है। पतन के कारण देख लेते हैं। तो गार्डन चाइल्ड का वह मार्टिमर वेलर के अनुसार आर्यों का आक्रमण ही सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण था। किसके अनुसार? एक तो गार्डन चाइल्ड है और एक मार्टिमर वेलर के अनुसार इनका कथन है, उनके अनुसार आर्यों का आक्रमण है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का मुख्य कारण है। एस.आर. राव और सर जॉन मार्शल है ना, सर जॉन मार्शल व मेक के अनुसार, है ना, मेके के अनुसार है, ये कहते हैं कि बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ था? पतन हुआ था। ये दूसरा नंबर। एस.आर. राव, सर जॉन मार्शल और मेके के अनुसार बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। सर जॉन मार्शल के अनुसार कुछ प्रशासनिक जो शिथिलता है उसके कारण भी माने गए। अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आया भी है परीक्षा में। अमलानंद घोष के अनुसार कैसे हुआ पतन? तो जलवायु परिवर्तन के कारण। यू.आर. कैनेडी के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के कारण इनका क्या है? पतन हुआ। और मागो स्वरूप वत्स के अनुसार नदियों के या फिर नदियों ने अपना रुख बदल लिया, इसके कारण भी क्या है? इसका पतन हुआ है। ऐसी बातें सामने आ रही। तो इन किन किन की बातें किसने क्या कहा, ये बातें आप अपनी कॉपी में उतार लो। कॉपी में नोट करने के बाद आप 2-3 बार अगर याद करोगे, 2-3 बार इनको देखोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। नो टेंशन, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जिसने जो कहा है वो कह दिया, अब बदलने वाला थोड़ी ही। कोई बदलने वाली बात हो तो बताओ, नहीं बदलने वाली बात तो नहीं है भैया। तो क्या है? बदलेगा नहीं। जो बातें लिख लो, 2-3 बार याद करोगे हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है। इतनी विशाल सभ्यता के पतन के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार है, उत्तरदायी रहने या उत्तरदायी रहे होंगे। ऐसे अनेक कारण हैं। जो अब कितनी बड़ी है, किस में क्या हुआ वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ऊपर जो व्यक्ति दिए गए थे आपको, वो व्यक्ति अपने अपने मत प्रदान करके गए हैं, तो उन मतों को याद करना भी जरूरी है। फिर कालीबंगा हराखी गड्डी जो हरियाणा में है, धोलावीरा गुजरात में पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल है। ये कैसे है? पूर्व हड़प्पाकालीन। रंगपुर और रोजडी या फिर रोजदी ये उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है। इस प्रकार से इतनी बातों को ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता से मेरे अनुसार 2 वीडियो है। अच्छा, 2 वीडियो में आपका कंप्लीट काम है, यानी आधा घंटा सिंधु घाटी सभ्यता में कंप्लीट है। तो इसके बाद ये आपका है वैदिक काल, है ना, ये वैदिक काल। इस वैदिक काल को पढ़ना है पूर्णतः नोट्सों के माध्यम से। तो इस वैदिक काल को हम पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में। अगर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिए कि हाँ पढ़ना है। और अगर ये नोट्स चाहिए तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हम तक ये सूचना पहुंचाइए कि सर हमें ये नोट्स चाहिए। हस्तलिखित नोट्स है, आपको लगभग तो ऐसा मालूम ही पड़ेगा, देखोगे तो ऐसा पता ही चलता है कि ये हस्तलिखित नोट्स है। तो अगर चाहिए तो हम तक अपना मन का जो भाव है, आपकी जो सोच है कि हमें चाहिए, वो हम तक पहुंचाइए, हम आपके लिए ये अवेलेबल करवा देंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।